बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूइड की वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड को मोशन की हालत में स्टडी करते हैं। फ्लूइड एक्चुअली में हमारी फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे सॉलिड्स हैं, गैसेस हैं, वैसे ही फ्लूइड है। फ्लूइड की दो कैटेगरी जो हैं वो हम बनाते हैं। फ्लूइड स्टैटिक यानी रेस्ट हालत के अंदर फ्लूइड की स्टडी करना, और फ्लूइड डायनामिक्स यानी मोशन की हालत में फ्लूइड की स्टडी करना। इस चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी मोशन की हालत में इस फ्लूइड को डिस्कस करेंगे। जब फ्लूइड मोशन की हालत में होता है तो हम इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लाजमी डिस्कस करते हैं फिजिक्स में। वन इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, अनदर वन इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ज़रिए जो है वो शो किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन के ज़रिए जो है वो हम इसको प्रूव करते हैं। इन दो चीज़ों का प्रूव हमारी इस चैप्टर का जो है वो मेन थीम होगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके सीखेंगे कि किस तरह से फ्लूइड मोशन की हालत में जाता है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्लूइड को मूव करवाती हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है ये अलग ब्रांच है, उसकी डीलिंग जो है हम उसके अंदर ही करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स को हमने स्टडी करना है कि फ्लूइड मोशन की हालत में कैसे होता है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि फ्लूइड जो है जब फ्लो कर रहा है तो वो लेयर्स की शक्ल में फ्लो करता है। मसलन सबसे पहले फ्लूइड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पहली लेयर आती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, चौथी और पांचवी, इस तरह से वो लेयर्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होता है। और फ्लूइड खुद किसको बोलते हैं? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इट्स कॉल्ड द फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में एक मिसकंसेप्शन लोगों की होती है कि ओनली लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं। बेटे गैसेस को भी फ्लूइड ही कंसिडर करते हैं। मास वाइज सॉलिड के वैसे हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स जो हैं वो हम लाजमन डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को छोड़कर। वन इज द सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, उसको हम इसमें से निकाल देंगे। लिक्विड एंड गैसेस जो मैटर की स्टेट्स हैं वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर डिस्कस हो सकती हैं जब वो मोशन की हालत में हो। जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेंगी तो वो लेयर्स बनाएंगी और उन लेयर्स की शक्ल में फ्लूइड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा होगा। वो लेयर्स जब बनाकर ट्रैवल करती हैं, एक लेयर स्लाइड करते हुए जो दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शनल इफेक्ट छोड़ती है, वो बेटे विस्कोसिटी के नेम से जो है वो जाना जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पहला आर्टिकल भी यही है कि विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। विस्कस ड्रैग क्या होता है कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उसकी लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको बेटे हम विस्कोसिटी के नेम से विस्कस ड्रैग फोर्स जो है वो तख्लीक करते हैं। यानी विस्कोसिटी उस की वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है, और विस्कस ड्रैग उधर से हम निकालते हैं कि एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर फिर ट्रैवल होने के लिए या स्लाइड करने के लिए जितनी फोर्स की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली वो विस्कोसिटी के बराबर ही होगी। वो फोर्स विस्कस ड्रैग फोर्स कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। दो तरह के फ्लूइड जो हैं वो कॉमनली काउंट किए जाते हैं। वन इज थिकर फ्लूइड जो हैं दैट हैव हार्डली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हम कह लें कि हनी है, शहद एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए मुश्किल से जाएगा चूंकि उसकी लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल इफेक्ट हाई है। दूसरा थिनर
थिनर कौन से हैं? ऐसे फ्लूइड्स जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ चले जाए, उनको हम थिनर फ्लूइड का नाम देते हैं, और इनके अंदर विस्कोसिटी का जो इफेक्ट होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो हम इसके रिलेटिवली लें, अगर ये हनी है तो ये गैसेस हैं। गैसेस एंड लिक्विड हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी। किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो नहीं होगी, इवन गैसेस की विस्कोसिटी भी जीरो नहीं होगी। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट टेक सम फ्रिक्शनल इफेक्ट, तो उस फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम विस्कोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। विस्कोसिटी की प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसको डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसके ईटा की वैल्यू कम होगी उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी। मतलब मैं अगर इसके ईटा की वैल्यू और इसके ईटा की वैल्यू को कंपेयर करूं तो थिकर फ्लूइड की ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थिनर फ्लूइड, तो हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी जो है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बयान कर रहा है कि ये थिकर फ्लूइड है। थिकर फ्लूइड जितना ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। फिर हम इसमें ड्रैग फोर्स के बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, जब फ्लूइड ने फ्लो करना है तो उसने आपस में उनकी लेयर्स के दरमियान में एक फ्रिक्शनल इफेक्ट तो हमेशा से रहेगा। ठीक है, अब अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के अंदर मूव करना चाहेगा तो ये फ्रिक्शनल इफेक्ट यानी लिक्विड जो है या फ्लूइड की कोई भी किस्म वो उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स का नाम हम ड्रैग फोर्स रखेंगे। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और हाथ विंडो से बाहर निकालते हैं तो एयर आपके हाथ के ऊपर पुशिंग फोर्स लगाती है। एयर अब एक फ्लूइड है, वो आपके हाथ के ऊपर यानी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जब उस फ्लूइड में मूव करने जा रहा है तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस फोर्स का नाम ड्रैग फोर्स होगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें कि आप यही हाथ पानी के अंदर मारते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस अ लार्जर फोर्स देन एयर। एयर की निस्बत आप लार्जर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, और वो फोर्स भी आपकी फ्लूइड की वजह से ही होगी। जितना ज्यादा थिकर फ्लूइड होता जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे, और इस फोर्स का नाम आप ड्रैग फोर्स रखेंगे। कि किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का किसी फ्लूइड के अंदर मूव करना और फ्लूइड का उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना, डेट इज कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है, लेकिन हम इसका अंदाजा जरूर कर सकते हैं कि अगर आप हाथ की निस्बत अपनी पूरी बॉडी को उस कार की ऊपर वाला विंडो को ओपन करके ऊपर से बाहर निकलें तो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, यानी साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ज्यादा होने से ड्रैग फोर्स बढ़ जाती है। और थिकनेस जो है वो ज्यादा होने से फ्लूइड थिक होता जाएगा, तो उससे भी ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये जो दो चीजें हैं ये हमारे पास इसकी इनडायरेक्टली वैल्यू को असाइन जरूर कर देती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी फाइंड नहीं कर सकते। स्टोक्स एक साइंटिस्ट है जो फर्स्ट टाइम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो क्या बोलता है स्टोक्स लॉ? स्टोक्स लॉ कहता है कि व्हेन अ स्फीयर मूव इन अ फ्लूइड, जब एक स्फीयर फ्लूइड में मूव करता है, इट एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स, वो एक ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, and that drag force is directly proportional to coefficient of viscosity, and it is directly proportional to radius, it is directly proportional to the velocity of the object। ये velocity जानिएगा, ये small velocity के लिए applicable है, with very large velocity के लिए F directly proportional to V नहीं होगा, बल्कि फिर V square के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल स्पीड्स के लिए जो नॉर्मल हमारी लाइफ की स्पीड्स होती हैं उनके लिए स्टोक्स लॉ ने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ये लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और इन तमाम कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करता है तो हमारे पास ईटा आर वी आ जाता है, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया जाए तो 6 पाई कांस्टेंट आ जाता है इनटू ईटा आर वी। वेलोसिटी बढ़ाने से ड्रैग फोर्स बढ़ती है, रेडियस यानी साइज बढ़ाने से ड्रैग फोर्स बढ़ेगी,
और इसके अलावा बेटे ईटा बढ़ाने से भी ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू को इफेक्ट करेंगे। फिर हम इसमें एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ड्रैग फोर्स से अगला कॉन्सेप्ट है, यानी ड्रैग फोर्स हम ये समझ लें कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियानी फोर्स को आप विस्कोसिटी नाम देते हैं। कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसमें फ्लो करे तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को आप ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसी से निकलने वाला, डेट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हमें उस वक्त अचीव होती है, इसकी डेफिनेशन अगर हम फॉर्मली करें तो मैं इसकी डेफिनेशन करता हूं, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटेन्ड व्हेन इट फॉलिंग थ्रू फ्लूइड। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर फॉल करता है और जितनी वो मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। एक चीज याद रखिएगा बेटे कि जैसे ही आप ऊपर से कोई चीज को फॉल करते हैं नीचे, तो उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर देती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस टू से कि जितना उसमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसमें हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में इंक्रीज आना है। ठीक है, उससे अगले सेकंड में फिर उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में अगर वेलोसिटी 0 हो तो हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होने का मतलब है उसकी ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। और ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स होती है अपोजिंग फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उसके ऑपोजिट सिमत में ड्रैग फोर्स लगेगी। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट है दैट हैव मास m, इसका मास m है, एंड इट फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसके ऊपर नीचे को लगने वाली फोर्स mg है जो कि इसके वेट की फोर्स है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, अभी इनिशियल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी 0 अमल करेगी। तो मैं ऊपर को कोई एरो नहीं बनाता। फिर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 पर आता है, दिस इज फोर्स mg, ये इसकी पोजीशन नंबर 1 थी, ये पोजीशन नंबर 2। mg फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, वो मास के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ड्रॉपलेट का मास नहीं बदलता तो ये mg फोर्स नहीं बदलेगी। लेकिन पोजीशन 1 से 2 तक आते हुए इट अटेन्स हम वेलोसिटी, जिसकी वजह से ऑपोजिट सिमत में एक ड्रैग फोर्स आ गई, डेट इज 6 पाई ईटा आर वी। इससे आप निकाल सकते हैं। फिर क्या होगा कि पोजीशन 3 आ जाएगी। पोजीशन 3 पर ये मजीद mg तो उतनी रहेगी और वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, तो ड्रैग फोर्स और बढ़ जाएगी, और ये ड्रैग फोर्स बढ़ के 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो जाएगी। नाउ इन दिस टाइम द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो हम नेट फोर्स की वैल्यू अगर निकालें तो नेट फोर्स होती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो हम कहेंगे वेट फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स। ये दोनों फोर्स जो है वो जमा करने से हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, और नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू mg। और ड्रैग फोर्स क्योंकि ऑपोजिट सिमत में लग रही है तो इसको मैं माइनस 6 पाई ईटा आर वी के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। जब ड्रैग फोर्स और वेट की फोर्स बराबर हो जाएंगे तो यहां से हमें टर्मिनल वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन मिलती है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट फोर्स, तो वो वेलोसिटी भी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ये टर्म हम इधर ले आते हैं, तो अब हम 6 पाई ईटा आर वी टी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज mg। अब अगर हम mg निकालें तो mg होगा रो इंटू कैपिटल V, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और अगर फिर बेटे हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें स्फीयर ऑब्जेक्ट के लिए 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, और इधर आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी। अब इसमें से जो टर्म हमारी कट जाती हैं वो इस तरह से 2 3 6, 2 2 4,
अब अगर हम Vt की वैल्यू निकालें तो Vt बेटे बराबर आ जाएगा 2/9, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन में ईटा भी चला जाएगा और एक r इस r स्क्वायर से r क्यूब से कैंसिल होकर स्क्वायर रह जाएगा, रो r स्क्वायर इंटू जी। ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल रिलेशन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, अब इसको मैंने स्टार्ट वाली डेफिनेशन में द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों कहा था, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, 2 पॉइंट पर आई, 2 से इंक्रीज होकर 3 पॉइंट तक आई, 3 पॉइंट तक जितनी वेलोसिटी में इंक्रीज आना था आ चुका है। अब नेट फोर्स 0 लग रही है तो इसके बाद वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, तो हम कहते हैं कि जितना इंक्रीज मैक्सिमम होना था हो गया, इसके बाद कांस्टेंट हो जाना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अटेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द फ्लूइड, जब ये ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से फॉल कर रहा है उस वक्त जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने अटेन की है उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हम बेटे टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दे देंगे। हमारी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। अब इसमें टर्मिनल वेलोसिटी के बाद यानी 3 पॉइंट के बाद जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, यानी अब फ्रीली फॉल भी कर रही है लेकिन इसके बावजूद उसका एक्सेलरेशन 0 कंसिडर किया जाएगा। ये हमारे पास इस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी से आगे मूव करते हैं तो हमारे पास फ्लो आता है फ्लूइड का। तो हम इसमें फ्लूइड फ्लो को हम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यही फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर 2 तरह के फ्लो जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तो हम 2 तरह के फ्लूइड फ्लो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। One is called the streamline or laminar flow. ये फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर है। दूसरा हमारे पास आता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो किसको बोलते हैं? अगर हर पार्टिकल फ्लूइड के फ्लो का द फ्लूइड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट passes थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट moves along exactly the same path as followed by the particle which passes that point earlier। यानी हर पार्टिकल उसी पॉइंट में से गुजरे जिस पॉइंट में से उससे पहले वाले पार्टिकल जो हैं वो गुजर के गए हैं। तो ऐसे फ्लो को बेटे हम नाम दे देते हैं लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। इसमें एक स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो बन रही होती हैं एंड दी स्ट्रीम लाइंस शोज दैट द लैमिनर स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब इस पार्टिकल ने इस पर्टिकुलर पॉइंट में से हर पार्टिकल ने पास करना है, बिल्कुल ऐसे ही पास करना है जैसे उससे पहले वाले पार्टिकल जो हैं वो पास करके गए। तो हम इसको लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं। अगर हम टर्बुलेंट की बात करें, टर्बुलेंट लाइन फ्लो में हमारे पास इस तरह से होगा कि अगर ये दरमियान में मैं कोई हर्डल रख देता हूं, यानी कोई ऑब्जेक्ट इसके दरमियान में रख दिया, अब क्या होगा, जो लाइंस आ रही हैं वो यहां से इर्रेगुलर फ्लो बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अब इसमें कोई पता नहीं चल रहा कौन सी लाइन पहले आई थी और किस तरह से उसने दूसरी को क्रॉस किया। तो ऑल द लाइंस आर क्रॉसिंग टू ईच अदर। तो इस इर्रेगुलर और अनस्टेडी फ्लो को हम नाम दे देते हैं टर्बुलेंट फ्लो का। इसके बाद हम एक आइडियल फ्लूइड की कुछ खुसूसियात को डिस्कस करते हैं। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? ऐसा फ्लूइड जो इनकॉम्प्रेसिबल हो और उसकी डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट रहे। ठीक है, दूसरी उसमें खुसूसियत होती है कि वो स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो करे, जबकि तीसरी उसकी खुसूसियत ये होती है कि वो हमारे पास नॉन विस्कस हो। आमतौर पर हम कहते हैं कि कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं है जिसकी विस्कोसिटी 0 होगी, इवन गैसेस की विस्कोसिटी भी 0 नहीं है, लेकिन आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी जो है वो 0 होगी। तो हम 0 विस्कोसिटी वाले फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में डिफाइन कर देंगे, जिसके पास ये 3 खुसूसियात होंगी, इनकॉम्प्रेसिबल, स्ट्रीमलाइन फ्लो और जो है वो नॉन विस्कोसिटी वाला फ्लूइड। तो ऐसी 3 खुसूसियात